हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ और उसके रचयिता को देखा था, अनुच्छेद 343 से 351 तक, तथा संविधान में हिंदी भाषा संबंधी जो भी उपबंध दिए गए हैं उन सभी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण की। उसके अंतर्गत स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब इन ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं और कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माना है। ये स्वर व्यंजन है, ये स्वर हैं सभी और ये व्यंजन है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है और इसमें से उष्म है और यह अंतस्थ व्यंजन है। स हज है, इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है और य लव को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद बचते हैं संयुक्त व्यंजन, जो छ, त्र, ज्ञ और श्र है, इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद 2 अयोगवाह बचते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन बचते हैं। अयोगवाह में अ और अह, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ये अयोगवाह है और ड है और ह है, इसके नीचे बिंदी लग जाती है ड और ढ के, तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर और मुख विवर ओठ की स्थिति के आधार पर, इतने आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ये एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये जो स्वर है अ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसे मात्रा ह्रस्व लगती है। जीभ की स्थिति मध्य, यानी कि अ का क्या है? मध्य स्थान है जीभ पर। फिर इसकी मुख्य विवर देखें तो ये अर्ध विवरित है और ओष्ठ की स्थिति उदासीन है। आ है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। मात्रा दीर्घ लगती है और जीभ पे पस स्थिति रहती है। मुख्य विवर विवरित है और ओष्ठ की स्थिति अवृतमुखी है। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये छोटी ई है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है और बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान तालव्य है, बस मात्रा उसमें ह्रस्व है और इसमें दीर्घ है। और जीभ की स्थिति दोनों में अग्र है। मुख्य विवर छोटी ई में अर्ध संवृत है, बड़ी ई में संवृत है और ओष्ठ की स्थिति दोनों में अवृतमुखी है। इसके बाद देखते हैं उ, तो छोटा उ और बड़ा उ दोनों के उच्चारण स्थान ओष्ठ ही है। उसमें ह्रस्व की मात्रा है और इसमें दीर्घ की मात्रा है। जीभ की स्थिति दोनों में पश्च है। मुख्य विवर जो है छोटा उ का अर्ध संवृत है और बड़ा उ का संवृत है और ओष्ठ की स्थिति वृत्तमुखी है। आप लोग उ बोलकर देखें तो आप लोगों की जो ओष्ठ की स्थिति होगी वो वृत्तमुखी होगी। अब देख लेते हैं ए और ए। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, ए का भी उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। दोनों ही की मात्रा दीर्घ है और जीभ की स्थिति दोनों की अग्र है, लेकिन मुख्य विवर जो है इसमें छोटा ए में अर्ध विवरित है और ए में विवरित है और ओष्ठ की स्थिति दोनों में अवृत्तमुखी है। अब आते हैं ओ और औ। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य है। मात्रा दोनों की दीर्घ है। जीभ की स्थिति दोनों में पश्च है। मुख्य विवर इस ओ में अर्ध विवरित है, अ में विवरित है। ओष्ठ की स्थिति दोनों की वृत्तमुखी है। अब आगे देख लेते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। ये स्वरों की 4 विशेषताएं हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। ये था स्वरों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो व्यंजनों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न स्थान के आधार पर। तो पहले देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें कंठ, तालु, तालु का मूर्धा भाग, दांतों का मूल, दंत मूल,
दोनों ओठ से और निचले होठ और ऊपर के दांतों से तथा काकल्य से। तो इसमें जो स्वर तंत्रीय काकल्य इसमें सिर्फ क आता है। दंतोष्ठि में वकार है जिसमें कि व और फ आता है। अब शुरू से देखते हैं। कंठ से देखा जाए तो जो क वर्ग है यानी क ख ग घ अंग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। तालव्य है इसमें च वर्ग आता है और य और श आता है। तो च छ ज झ य और श। मूर्धन्य से देखें इसमें ट वर्ग आता है और खटखोड़ का आता है। ट ठ ड ढ ड़ और ये खटखोड़ ख। फिर दंत है यानी दांतों के मूल से इसमें त वर्ग आ जाएगा, त थ द ध, लेकिन न नहीं आएगा। न जो है उसका दंत मूल यानी कि वर्ष से है। इसमें न स र ल इन सबों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? दंत मूल है। ओष्ठ से देखें तो प फ ब भ म। आप लोग चाहें तो इसको बोलकर ट्राई करके देख लीजिए कि इनका उच्चारण स्थान यही होगा। फिर दंतोष्ठ है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका व और फ होगा और स्वर यंत्रीय से क का उच्चारण होता है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण था। अब आइए देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों का जो विभाजन है वो दो प्रकार से होता है। या प्रयत्न कहें तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये सभी आ जाएंगे। इन पांचों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और एक वर्ग में 5 व्यंजन है, इस तरह से 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। उसमें व्यंजन भी 4 हैं। अर्ध स्वर 2 हैं, एक पार्श्विक और एक लुंठित व्यंजन भी है। तो पहले स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। तो क वर्ग के सभी आ जाएंगे, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आ जाएंगे। उसमें व्यंजन में श श ह आ जाएंगे। अर्ध स्वर किसको कहा जाता है? तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। र को लुंठित व्यंजन माना गया है। ल है पार्श्विक व्यंजन। और ये पांचों जो ये 5 वर्ग के लास्ट वर्ण हैं ये सभी अनुनासिक हैं, यानी कि अंग, ञ, ड़, न और म। ये सभी थे आभ्यंतर प्रयत्न। अब देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में घोष, अवघोष, महाप्राण, अल्प प्राण ये सभी देखेंगे हम लोग। जो प्रत्येक वर्ग का है ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रत्येक वर्ग है इसका प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी कि ये सभी और ये सभी कितने हैं? ये सभी घोष हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ इन सभी को घोष व्यंजन कहा गया है। और जो बाकी ये तीनों बचे यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन तीनों को क्या कहा गया है? अघोष कहा गया है। अब देख लेते हैं महाप्राण। तो जो देखिए जो दूसरा है और चौथा है यानी कि सभी वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन इसको अल्प प्राण कहा गया, महाप्राण कहा गया है। और जो पहला, तीसरा और पांचवा बचा है इसको अल्प प्राण कहा गया है। अब आइए देख लेते हैं शब्द भेद। तो रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द या उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो विकारी शब्द में आ जाएंगे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अविकारी या अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये सभी अविकारी में आ जाएंगे। रचना या बनावट के अनुसार देखें तो शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। और उत्पत्ति के अनुसार देखें तो शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या उन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। और वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। ये देखिए शब्द है और उनकी परिभाषा दी गई है। पहले हम लोग परिभाषा देख लें फिर उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। संज्ञा, जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। फिर विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का करना होना ये समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक, 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक, मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब आइए इन सबके बारे में हम लोग बारी बारी से देखें। पहले देख लेते हैं संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक देखा जाए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिस संज्ञा से माप तोल वाली वस्तु का बोध होता हो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब लास्ट में भाववाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार, इन सब चीजों का बोध होता हो तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं। पहला होता है लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहा जाता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहा जाता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इनकी विभक्तियां हैं या कह लें कि इनके चिन्ह हैं। कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से ये अलग होने के अर्थ में है, और ये से के द्वारा के अर्थ में, जैसे कि वह पेन से लिखता है तो वहां पे करण कारक होगा। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री ये सब आ जाएंगे। अधिकरण में, पर, और संबोधन में हे, अजी, अहो ये सभी चिन्ह आ जाएंगे। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने देखा संज्ञा के बारे में, एक कारक भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इनके कुछ परिभाषाएं और उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। पुरुषों, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक कहलाता है, जैसे मैं, तू, आप ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि आप, आपसे भिन्न। वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो तो हम लोग उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, जैसे यह, वह, से। अनिश्चयवाचक में जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, जैसे कुछ, कोई। संबंधवाचक सर्वनाम जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे कि सो, तो ये क्या होगा? असंबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, क्या आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में कुल मिला जुलाकर कितने? 11 सर्वनाम है। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से एक वचन में आते हैं, कौन कौन से बहुवचन में आते हैं। मैं एक वचन में है, तू ये भी एक वचन है, वहीं पर हम और तुम ये दोनों बहुवचन हैं। ये देखिए, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ ये सभी एक वचन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये, वे, से, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ ये सभी बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखें आगे, तो सर्वनाम के रूपांतर भी 3 कारणों से होते हैं, पुरुष, वचन और कारक। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। ये हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में देखा। अब जानते हैं कि विशेषण के बारे में। कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण के भेद और उपभेद का इस प्रकार से कुछ वर्गीकरण किया है, आइए देखते हैं। विशेषण यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद फिर इसका ये भेद हो गया है संख्यावाचक का, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। निश्चित संख्यावाचक में गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक ये सभी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे।
उसके बाद इधर सर्वनामिक का भी दो भेद किया गया है, मूल सार्वजनिक और यौगिक सार्वजनिक। इसमें देख लें तो गुणवाचक में भी पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक आ जाएंगे। तो ये पूरा रेखा चित्र है विशेषण के भेद का और उसके उपभेद का। तो आप लोग मुख्यतः ये जो ऊपर भेद दिए गए हैं उनको याद करें। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का जो मत है वही सर्वमान्य रूप से सभी लोग मानते हैं। आगे देखें, हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। ये जो परिभाषा है, ये कथन है, यह कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दिया गया है और यही सर्वमान्य है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्था मानी गई है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसको हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब आइए देखते हैं क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है और व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 प्रकार होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु भी 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा क्रियार्थक धातु बनते हैं। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। क्रिया के भेद देखें तो रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतर के निम्नलिखित कारण हैं, 6 कारण हैं मुख्य रूप से, वाच्य, काल, अर्थीय भाव, पुरुष, लिंग और वचन। वाच्य क्या होता है? जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। फिर काल देख लें तो जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे हम लोग अर्थ कहते हैं। पुरुष देखा जाए तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। लिंग देखा जाए तो 2 लिंग हैं और वचन देखा जाए तो 2 वचन हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भाव प्रयोग। कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते हैं उसे भाव प्रयोग कहते हैं। कर्मणि प्रयोग भी 2 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य कर्मणि प्रयोग और कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। भाव प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य भाव प्रयोग, कर्मवाच्य भाव प्रयोग और भाववाचक भाव प्रयोग। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल में सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमद भूत। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य, ये तीनों भविष्य काल के भेद हैं। भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, निश्चयार्थक क्रिया, संभावनार्थ क्रिया, संदेहार्थ क्रिया, अज्ञात क्रिया और संकेतार्थ क्रिया। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहा जाता है। कृदंत भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी कृदंत और अविकारी कृदंत। विकारी कृदंत के अंतर्गत क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाच्य संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। अविकारी के अंतर्गत पूर्वकालिक, तात्कालिक, अपूर्ण क्रियाद्योतक और पूर्ण क्रियाद्योतक, ये चारों आ जाएंगे। इन दोनों के 4 उपभेद हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, मूल या रूढ़, यौगिक और स्थानीय। और इस जो स्थानीय भेद है क्रिया विशेषण का, इसको हृदय बाहरी स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः 2 भेद हैं, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक। अब देख लेते हैं संबंध सूचक वाक्य क्या है। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। व्युत्पत्ति के अनुसार भी संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं,
मूल और यौगिक। समुच्चय बोधक देखा जाए तो समुच्चय बोधक जो अवयव होते हैं इनके मुख्य दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय के चार भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। इनके उदाहरण हैं, संयोजक का उदाहरण है और, व, एवं, तथा, भी, ये सभी संयोजक समुच्चय बोधक के उदाहरण है। विभाजक या, वा, अथवा, किंवा, की, या, क्या क्या, ये सभी विभाजक के भेद हैं। विरोध दर्शक में देखें तो पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, ये सभी विरोध दर्शक समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। लास्ट है परिणाम दर्शक, इसलिए, सो, अतः, अतएव, ये सभी परिणाम दर्शक के उदाहरण हो जाएंगे। व्यधिकरण समुच्चय जो है वो चार प्रकार का होता है, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ये सभी इनके उदाहरण हैं। कारणवाचक के क्योंकि, जो कि, इसलिए, उद्देश्यवाचक का कि, जो, ताकि, इसलिए कि। संकेतवाचक के उदाहरण हैं जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। और स्वरूपवाचक के उदाहरण देखें तो कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। तो ये आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को देखा और अगले वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे निपात है और बाकी अन्य चीजों के बारे में तथा शब्द भंडार को भी देखा जाएगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।